जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी विद नावेद खान में आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं। हम अपनी ज्योग्राफी कर रहे हैं जिसमें कि हम अपनी 7th क्लास की एनसीईआरटी विच यू कैन सी हियर गाइस, ये हम कर रहे हैं। ऑलराइट गाइस, इसके हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं और आज हम तीसरा चैप्टर करने वाले हैं जो कि है हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, देखिए जो भी एनसीईआरटी में लिखा है मैं वहीं से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब चूंकि मेरे चैनल का नाम ही मैंने एनसीईआरटी रखा है तो इसमें मैं सारी की सारी एनसीईआरटी पढ़ाने का यहाँ कोशिश करूंगा। ठीक है, और सारी की सारी एनसीईआरटी में आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज हमारा तीसरा चैप्टर है और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों तक मैं बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी और ठीक ठाक वीडियो लाता रहूंगा। तो आज हमारा तीसरा चैप्टर है जो कि है हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, तो आज हम अपने इससे पहले का चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, जिसमें हमने पृथ्वी की 3 लेयर्स को पढ़ा था। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं छोटा सा। हमने पृथ्वी की जो तीनों लेयर है, भूपर्पटी, आवरण और कोड, उसको हमने पढ़ा था। प्लस उसके अंदर शेल क्या क्या है, उसके अंदर खनिज क्या क्या है, जिसमें हमने तीनों ही चीजों में देखा था, सियाल, सीमा और नेफे। हमने उसको अच्छे से स्टडी किया था। तो आज के चैप्टर में हमारी बदलती पृथ्वी में जो मेरे नोट्स हैं उसमें फिर से इस चीज का जिक्र आया है, लेकिन आज हम उसको नहीं देखेंगे चूंकि हम उसको पहले ही पढ़ चुके हैं। तो टाइम वेस्ट करने से आई डोंट थिंक कि हमें कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, चूंकि ये चीज फिर से रिपीट हुई है 11th और 12th में आकर के, तो जब हम उसको पढ़ेंगे तब हम उसको देखेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पहले उसको एक मोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, आफ्टर दैट हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी बदलती पृथ्वी में आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी लिखते हुए चलिए, और इसीलिए मैं लिख करके दिखाता हूं ताकि आप लोग साथ साथ सुनते भी रहें और लिखते हुए भी चलें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लेट क्या होती हैं। ठीक है, ऑलराइट, उसके बाद हम देखेंगे प्लेट विवर्तनिकी क्या है। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, प्लेट को प्लेट ही बोलेंगे इंग्लिश में भी, इसको बोलेंगे प्लेट टेक्टोनिक। कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है। ठीक है, और पृथ्वी की गति हम पहले भी देख चुके हैं, हालांकि इसमें भी आया है लेकिन हम इसको देखेंगे नहीं। उसके बाद हम देखेंगे ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे भूकंप, कि भूकंप कैसे आता है और भूकंप के क्या प्रभाव होते हैं। प्रभाव तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों को पता ही होता है। ठीक है, लेकिन भूकंप कैसे आता है हम उसको आज थोड़ा सा स्टडी करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में और भी डिटेल में दिया गया है, तो हम यहाँ ज्यादा डिटेल में उसको अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या भूकंप। ठीक है, यानी कि अर्थक्वेक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अर्थक्वेक। अगर मैं दोनों हिंदी इंग्लिश लिखता हुआ चलूंगा तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं बोल दिया करूंगा, उसको रिपीट कर दिया करूंगा, ताकि जैसे ज्वालामुखी को वॉल्केनो इंग्लिश में बोलते हैं तो यू कैन राइट इट। ओके, आप इसको भूकंप को अर्थक्वेक बोलते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय क्या है, अपर्दन क्या है, हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि नदी के कार्य क्या हैं। ठीक है, नदी के कार्य। ठीक है, उसके बाद आज की क्लास में हम देखेंगे, आप इस तरह से चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पवन के कार्य। ठीक है, पवन के कार्य। ऑलराइट गाइस, उसके बाद हम देखेंगे हिमनद। हिमनद क्या है। ठीक है, यानी कि हिमनद यानी कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे ग्लेशियर। ठीक है, इसको बोलेंगे द वर्क ऑफ रिवर, उसको बोलेंगे द वर्क ऑफ एयर या विंड। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आज हम देखने वाले हैं। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो जैसे जैसे मैं यहां लिखता जाता हूं आप उसी को लिख लिया करें। ठीक है, मैं काम की चीज और बहुत कम समय में बहुत कम अक्षरों में यहां लिखने की कोशिश करता हूं और मैक्सिमम आपको एक्सप्लेन करने का मैं ट्राई करता हूं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, ऑल राइट। चलिए एक बार मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, उसके बाद अब हम इसको 1 बाय 1 करके अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमें प्लेटों को समझना होगा कि प्लेट्स क्या होती हैं।
ठीक है, देखिए हमारी जो पृथ्वी का स्ट्रक्चर है जिसमें हमने देखा था भूपर्पटी, आवरण और मेंटल, वो चीजें बार बार आएंगी, इसलिए मैं आपको बार बार आपको बताता हूं कि उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, भूपर्पटी क्या है, हमारे अनेक प्लेटों से मिलकर के बनी है, यानी कि पृथ्वी के जो ऊपर वाली चीज है इसको हमने भूपर्पटी कहा था, इसको हमने आवरण कहा था, इसको हमने क्या कहा था, क्रोड कहा था, या कोर इंग्लिश में इसको कहते हैं, इसको मेंटल कहते हैं इंग्लिश में, भूपर्पटी को हम कहते हैं ठीक है, भूपर्पटी को हम कहते हैं क्रस्ट। ऑल राइट गाइस, ध्यान से उतर गया था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये वाली जो प्लेट्स हैं जो कि हमने देखा था कि पूरे संपूर्ण पृथ्वी का जो केंद्र है जो लगभग 6378 किलोमीटर है, कहां, भूमध्य रेखा पर, यहां इसका कितना है, सिर्फ 1% है। 1% है का मतलब कितना है, 0 से लेकर 35 किलोमीटर तक है। 0 से 35 किलोमीटर का मतलब क्या है कि अगर हम महासागरीय पर्पटी को देखेंगे तो वो 5 किलोमीटर तक है, और अगर हम महाद्वीपीय पर्पटी को देखेंगे तो वो 35 किलोमीटर तक है। ये एक एवरेज निकाला गया है मिनिमम और मैक्सिमम का। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ये जो भूपर्पटी है ऊपर ऊपर की, ठीक है, ये बहुत सारी प्लेटों से मिलकर के बनी है। इसके अंदर क्या है आप जानते हैं, तरल पदार्थ है सॉरी गाइस, इसके अंदर तरल पदार्थ है जो क्या है, लावा भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने मेंटल को देखा था, जो आवरण है वो कैसा है, अर्धठोस है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर लावा भी है और सॉरी सेमी सॉलिड है। ठीक है, उसके ऊपर जो हमने देखा था, यानी कि जो हमारी क्रस्ट है, पर्पटी जो है वो पर्पटी ठोस है। ठीक है, ठोस है, उसी वजह से हम इसके ऊपर ठहरे हुए हैं। ठीक है, अब ये तो देखिए बहुत लंबे समय में हमें इसको स्टडी करना पड़ेगा, और ये बहुत एडवांस चीज है कि पृथ्वी एक पहले आग का गोला थी। ठीक है, उसको विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न जो साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने उसको सत्यापित किया था। ठीक है, उन्हीं के आधारों पर किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज हम इस चीज के बारे में देखने वाले हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं बताना चाह रहा हूं जो हमने ये चीज जो देखी थी 0 से 35 किलोमीटर तक, जो केवल संपूर्ण पृथ्वी का 1% है, आज हम इसके बारे में देखने वाले हैं। इसी को कहते हैं हम प्लेट। ठीक है, अब ये प्लेट्स जो है, ये जैसे मैंने बनाई है ऐसे ही है। प्लेट 7 बड़ी प्लेटें हैं पूरी धरती के ऊपर, 20 छोटी प्लेटें हैं, उसके अलावा अन्य और भी प्लेटें हैं जो बहुत छोटी हैं। ठीक है, तो हम जो 7 बड़ी प्लेटें हैं उनको आज देख लेंगे। ठीक है, कौन कौन सी है, जैसे अगर आपके पास मैप हो, जैसे मैंने यहाँ मैप लगा रखा है, तो आप इसमें देखिए। ठीक है, कि नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है, साउथ अमेरिका की प्लेट है, अफ्रीका प्लेट है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन की प्लेट है, इंडो एशियन प्लेट है। ठीक है, इस तरह की प्लेटें हैं, 7 प्लेटें, हम उनको अभी यहां लिख करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लेट विवर्तनिकी क्या है हम उसको भी समझेंगे। प्लेट विवर्तनिकी का मतलब है कि ये सारी प्लेटें जो हैं, मेरा ग्लोब एक्चुअली वहां छूट गया है जहां मैं वीडियो बनाता था, पहले रहता था, अदरवाइज मैं आपको अच्छी तरीके से बता पाता। अगर आपके पास ग्लोब हो तो आप उठा करके उसको देखिए। जो ऊपर का आवरण, जो पर्पटी जो दिखाई दे रही है, वो अनेक प्लेटों से बनी है, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है लावा। लावा क्या है कि बहुत ज्यादा लावा का टेम्परेचर है, तो लावा क्या है, गर्म होने की वजह से वो उबल रहा है अंदर लावा। ठीक है, वो बाहर निकलने के लिए कोशिश करता रहता है। तो जहां से भी पर्पटी उसको वीक मिलती है, या जहां पर्पटी की गहराई कम होती है, वहां से लावा तोड़ करके पर्पटी को क्रैक करके और बाहर आ जाता है। ठीक है, अब वो किस कारण होता है, हो रहा है, वो पृथ्वी के आंतरिक या अंतर्जनित बलों के कारण या इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण हो रहा है। हम उनको भी समझेंगे। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं, और हम सबसे पहले देखते हैं कि महाद्वीप, महासागर और मैदान, पर्वत, पठार, जो घाटी बने हैं वो कैसे बने हैं। इसके पीछे विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न थ्योरीज दी हैं। उनमें से कुछ थ्योरीज को हम यहां देखने वाले हैं, और एक हमारी लास्ट में जो आएगी, 3 थ्योरी के बारे में हमें जिक्र कर रहा हूं, उनको हम एडवांस क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि विभिन्न विद्वानों ने कैसे उसको प्रूव किया। ठीक है, उसके बाद हम, चलिए मैं लिख ही लेता हूं, आप यहां देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए महाद्वीप, लिखते चलिए मेरे साथ साथ। ठीक है, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, या फिर घाटी। ठीक है, प्लस करके घाटी कर दीजिए, घाटी। ठीक है, बनने की प्रक्रिया, या प्रक्रिया नहीं कहेंगे, इसे थ्योरी कहेंगे, बनने की, ठीक है, थ्योरी।
तो कौन कौन सी थ्योरी है जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुई है, जिनसे लग रहा है कि हाँ वाकई ऐसा ही हुआ होगा और ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ हम 3 थ्योरीज को लेकर के चलेंगे, 3 थ्योरीज का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आएगी यहाँ, इस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। आप भी बना लीजिए ऐसे ही। सबसे पहली थ्योरी का यहां जिक्र होता है CDT, ठीक है। CDT इसका मतलब है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। यहां तक आपको दिखाई दे रहा है, मैं एक बार कैमरे में चेक कर लेता हूं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, बढ़िया दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड वैगनर्स ने, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। किसने दिया? ये अल्फ्रेड वैगनर्स ने, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, अल्फ्रेड वैगनर्स, ठीक है। इन्होंने ये सिद्धांत दिया कि CDT कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का इन्होंने सिद्धांत दिया, जिसको कहा गया है, हिंदी में कहेंगे हम इसको, अगर देखें तो हिंदी में भी लिख लेते हैं, चलिए इस चीज को, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की हिंदी होगी महासागरीय बहाव सिद्धांत, ठीक है। महासागरीय बहाव सिद्धांत, ऑलराइट गाइस। तो इन्होंने अल्फ्रेड वैगनर्स जो थे, इन्होंने CDT दिया, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को इन्होंने प्रूफ किया और बताया कि हमारी प्लेटें जो हैं वो किस तरह से चलायमान हैं, ठीक है, और उसके पीछे क्या कारण, क्या बल कार्य कर रहे हैं। ऑलराइट गाइस, नंबर 2 पे हम देखने वाले हैं यहां, नंबर 2 पे हैरी होस एक विद्वान हुए हैं, एक साइंटिस्ट हुए हैं, जियोलॉजिस्ट हुए हैं, ठीक है। उन्होंने SFST, ठीक है, हैरी होस, यहां नाम लिख लीजिए आप, हैरी होस, इन्होंने दिया SFST, इसको कहेंगे सी फ्लोर, ठीक है। ये है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। इसकी हिंदी होगी महासागर की सतह का विस्तार सिद्धांत, ठीक है, महासागर की सतह का विस्तार सिद्धांत। आप लोग भी लिखते चलिए मेरे साथ साथ, ठीक है। तो ये भी काफी एडवांस चीज है, ये भी काफी एडवांस चीज है, जिसका कि हमारी एनसीईआरटीज में कोई इसका जिक्र नहीं किया गया है। नंबर 3 और लास्ट जो हम यहां देखने वाले हैं वो है प्लेट टेक्टोनिक, या इसको कहेंगे प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। लिखते चलिए आप लोग मेरे साथ साथ। ये वाली जो है ये सबसे मॉडर्न है, ठीक है, और ये काफी ज्यादा सत्यापित है, और इसी को हम इसी के आधार मान करके आज पढ़ने वाले हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। इस थ्योरी में क्या होता है, महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण कैसे हुआ है वो बताया गया है। तो यहां आप चाहें तो लिख लीजिए महासागर प्लस पर्वत, घाटी, पठार, मैदान, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा जल्दी फास्ट लिखने की वजह से हैंडराइटिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, साथ साथ मैं बोलता हुआ चल रहा हूं, तो आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा, तो आप वैसे ही लिखते हुए चलिए। मैदान लिखा है, ठीक है। अगर मैं बहुत ज्यादा यहाँ सजावट करके लिखूंगा तो थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसकी क्लीन अप करना पड़ता है। ऑलराइट गाइस, तो देखिए कोई भी आप टॉपर्स को देखेंगे, आप उसके नोट्स वगैरह अगर देखें तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि उसने लिखा क्या है,
जिसने लिखा है सिर्फ वही समझ सकता है। मैं हर वीडियो में अपनी ये बताता हूं कि शॉर्ट नोट कैसे बनाएं, ठीक है। तो घाटी आदि कैसे कैसे बने हैं, कैसे बनते हैं। ऑल राइट गाइस, ये लो, इसको मैं क्लीन करके ही है तो दूसरा ही लिख देता हूं, ठीक है। कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो आज हम इसको देखने वाले हैं, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, हम इसको पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हालांकि उसमें और भी ज्यादा डिटेल में बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ जो बना करके आपको दिखाया था ना, ऐसे एक पीस निकाल लिया था। सपोज दैट जैसे हम तरबूज होता है ना, वाटरमेलन, उसका हम एक पीस निकाल लेते हैं, सेम उसी प्रकार से मैंने यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाया था अपनी इसी से पीछे वाली वीडियो में जो है। तो उसमें मैंने बताया था कि 5 परतें जो हमने देखी थी पृथ्वी की, हालांकि 3 परत हैं, उनको फिर हमने 5 में डिवाइड किया था, ठीक है। और वो 5 कैसे कैसे बनी है, उनका कैसे कैसे कार्य हो रहा है, उसी को और डिटेल में यहाँ बताया गया है, ठीक है। लेकिन हम अभी यहाँ नहीं देखेंगे, उसको 11वीं की एनसीईआरटी में बताया गया है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, प्लेट संचलन जो सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, इसमें प्लेट को जो है 3 भागों में बांटा गया है। इसमें अभिसारी, अपसारी और समानांतर, इंग्लिश में इनको कहेंगे कन्वर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। ये 3 तरह की प्लेटें मूवमेंट करती हैं। उन प्लेट्स की मूवमेंट को, यानी कि प्लेट संचलन को, इन 3 के अंदर रखा गया है। कौन कौन सी, अभिसारी, अपसारी और समानांतर। ये कैसे काम करती हैं, इसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। इसको चलिए तो समझते हैं। पहले 7 प्लेट्स और 20 छोटी प्लेट्स कौन सी हैं। 20 छोटी प्लेट को हम यहाँ नहीं लिखने वाले हैं क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। इफ यू वांट सो आई कैन शो यू, ठीक है। देखिए ये मेरी एनसीईआरटी है। कुछ एनसीईआरटी ऐसी हैं, मैं आपको, अगर आप चाहें तो एक बार आपको सारी एनसीईआरटी दिखा दूं क्या। यहाँ बहुत सारी एनसीईआरटी रखी है, इसके पास कुछ और भी बुक्स रखी हैं, लेकिन मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता पूरी की पूरी। चलिए देखिए, थोड़ा सा आपको भी ठीक लगेगा। इसमें एनसीईआरटी भी मिक्स हैं, एडवांस बुक्स भी मिक्स हैं, ठीक है। और जो मेरी हैबिचुअल बुक्स हैं जिनको मैं लेजर टाइम में पढ़ता हूँ, वो भी थोड़ा सा यहाँ रखी हुई है। मैं ये आपको एनसीईआरटी रखी है, ये दिखाने वाला हूँ। देखिए कुछ एनसीईआरटी तो ये हैं, आपके पास होंगी ही, बहुत से लोगों के पास एनसीईआरटी। तो ये सारी एनसीईआरटी आप देख सकते हैं कि मैंने इनको कितना डिटेल में पढ़ा हुआ है। देखिए कुछ एनसीईआरटी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैंने यहाँ लिख रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट बुक, जो बुक अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसको मैं वैसे की वैसे ही लिख देता हूँ ऊपर, इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है। तो ये कैसे इन एनसीईआरटी को कवर करना है, ये इतनी सारी एनसीईआरटी, ये तो आधी है, आधी इधर रखी है, कुछ लॉकर में रखी हुई है, ठीक है। इन सारी एनसीईआरटी को निकाल करके मैं सोच रहा हूं आज ही या कल इनके बारे में डिटेल में वीडियो बनाता हूं कि इनको कैसे कवर करना है, ठीक है। क्योंकि इतनी ज्यादा, देखिए बहुत ज्यादा हो जाती है एनसीईआरटी कवर करना, अपने आप में एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको एक बार क्लीन अप कर रहा हूं। देखिए क्या होता है कि एनसीईआरटी अगर ऐसे पढ़ते रहेंगे तो हमें 1 साल में भी कवर नहीं कर पाएंगे 1 बाय 1 चैप्टर करके। अब तो कैसे करना है, आप भी बोलोगे तो सर क्यों पढ़ा रहे हो फिर 1 बाय 1 चैप्टर करके, ठीक है। देखिए उसमें क्या होता है कि अभी फिर, हालांकि चलो बताने की बात नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो पेड कोर्स होते हैं या जो लोग पढ़ाते हैं, उनमें एक एक क्लास 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की तक हो जाती है। उसका रीजन क्योंकि एनसीईआरटी उनको कवर भी कराना होता है जल्दी से जल्दी। ऑलराइट, फिर भी मिनिमम कोई भी अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट दे रहा है तो 8-9 महीने, 10 महीने, कहीं कहीं 1 साल भी एनसीईआरटी कंप्लीट करने में लग जाता है। क्योंकि एनसीईआरटी में ऑन एन एवरेज हम देखें तो 5000 पेजेस से ज्यादा है, ठीक है। अब आप सोच लीजिए कि आप डेली कितने पेजेस कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम प्लेट, ठीक है। प्लेट में क्या है, 7 बड़ी प्लेट है, ठीक है, और 20 छोटी प्लेट है, ठीक है। तो जो 7 बड़ी प्लेट हैं इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्लेट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। ऑलराइट गाइस, आप भी ऐसे बना लीजिए। ये जो 20 छोटी प्लेट रह गई इनको हम फिर आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए गाइज, अगर आपको, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो डेफिनेटली आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं।
अब मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए कर सकते हैं थोड़ा सा। अब वो मोटिवेशन मेरा क्या हो सकता है आपको पता ही है। हालांकि ये बताने वाली बात नहीं होती है कि देखो जिसके काम की चीज़ होगी तो वो डेफिनेटली करेगा, लेकिन क्या होता है कई बार हम वीडियोज़ में इतना ज़्यादा विलीन हो जाते हैं कि हमें ध्यान नहीं रहता चीज़ों का। ठीक है, तो अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कीजिए, कर दिया, ऑल राइट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कर दिया, यही मेरा मोटिवेशन है। ठीक है, और आप बताइए कि आपको वीडियो में और क्या चेंजमेंट चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ों की कमी है मैं मानता हूँ। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, उतना ज़्यादा अच्छे से अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड लगा दूँ या फिर और उस तरह का स्टूडियो बना लूँ। ठीक है, थोड़ा सा ठीक रहेगा तो डेफिनेटली कर लेंगे। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो आप कमेंट में बताइए कि कहाँ तक देख रहे हैं और आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। आपको अगर गलत भी लग रहा है डेफिनेटली बताइए, आई विल इम्प्रूव। ठीक है, जो भी आप मुझे क्वेरी बताएंगे मैं उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं उत्तर अमेरिका की प्लेट। उत्तर अमेरिका या उत्तर अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका प्लेट। ठीक है, नंबर 2 पे हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका की प्लेट। दक्षिण अमेरिका प्लेट। ठीक है, यानी कि नॉर्थ साउथ अमेरिका प्लेट। ठीक है, साउथ अमेरिका की प्लेट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अफ्रीका की प्लेट। नंबर 3 पे है हमारी अफ्रीका प्लेट। ठीक है, ये बड़ी प्लेट्स की बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। ठीक है, और नंबर 4 पे है, नंबर 4 हो गया इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। उसके बाद है यूरोपियन प्लेट। ठीक है, लिख लीजिए यूरोपियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। उसके बाद प्रशांत महासागर प्लेट या पैसिफिक ओशियन प्लेट। ठीक है, पैसिफिक ओशियन प्लेट। ठीक है, ये आएगा अटलांटिक प्लेट। ठीक है, यूरोपियन प्लेट, इसको लिखते चलिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट, ये लिख लीजिए, नोट कीजिए अफ्रीकन प्लेट। मैं थोड़ा इस तरफ हट जाऊं। चलिए, हो गया ये। देखिए, अब हम इसको अगर समझेंगे कि प्लेट किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, प्लेट का संचालन हम देखें। प्लेट की गति क्या है, 3 प्रकार की होती है, जो हमने अभी देखा था, अभिसारी, अपसारी और समानांतर। हम उनको देखते हैं एक बार। तो चलिए, इसको आप देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लीजिए। ठीक है, देखिए मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चलिए, और डेफिनेटली हम करेंगे, सारी की सारी एनसीईआरटी करेंगे, आप उस चीज से चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो यहां लिखिए प्लेट, हेडिंग डालिए, प्लेट की गति 3 प्रकार की होती है। प्लेट की गति, हाँ, प्लेट की गति 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है, अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अभिसारी। ठीक है, इंग्लिश में जिसको कहेंगे कन्वर्जेंट। ऑल राइट, अभिसारी, अभिसारी विवर्तनिकी।
ठीक है, इसको हम अभी देखेंगे कि कैसे होती है। उसके बाद हम देखेंगे अपसारी विवर्तनिकी। ठीक है, अपसारी विवर्तनिकी कैसे होती है हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद होती है समानांतर विवर्तनिकी या ट्रांसफॉर्म विवर्तनिकी। समानांतर विवर्तनिकी लिखते चलिए मेरे साथ साथ आप भी। ठीक है, अब देखिए, अभी आपको समझ आएगा कि ये तीनों चीजें आखिर हैं क्या। ठीक है, क्यों ये नाम आ रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है। इसको कहेंगे डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्म मार्जिन। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए, सपोज दैट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ये प्लेट है। ठीक है, एक ये प्लेट है। अभी कौन सी प्लेटें हैं जो हमने अभी 7 प्लेटें लिखी थी। ठीक है, 7 जो बड़ी प्लेट्स लिखी थी वही है मान लीजिए। ठीक है, इसमें प्लेट 1, प्लेट 2। ठीक है, अब ये अगर दोनों प्लेटें आपस में मिल रही हैं, यानी कि ये प्लेट इधर से फोर्स लगा रही है और ये प्लेट इधर से फोर्स लगा रही है इस तरफ से, यानी कि दो प्लेट्स आकर के, मैं आपको कैसे एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल आप इसी को मान लीजिए। ठीक है, अगर ये दो प्लेट्स हैं, ये मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपस में आकर के टकरा रही हैं, मिल रही हैं। ठीक है, तब हम इस सिचुएशन को कहेंगे अभिसारी विवर्तनिकी। इसकी डेफिनेशन इफ यू वांट टू राइट सो यू कैन राइट डेफिनेशन विच आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, जो मैं अभी बोलने वाला हूं। ठीक है, अगर दो प्लेटें, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, देखिए वैसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये प्लेट आपस में टकराती हैं। अगर दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, अभिसारी विवर्तनिकी कहेंगे। यहां प्लेटों का प्रतिष्ठित क्षेत्र यानी सबडक्शन जोन होता है। नीचे की प्लेट दबती है। ठीक है, नीचे प्लेट दबती है वह प्लेट जिसका घनत्व अधिक होगा। सपोज दैट इन दोनों प्लेटों में जो प्लेट ज्यादा ठोस होगी, जिसका घनत्व अधिक होगा, वह क्षेपण करेगी एवं दुर्बल मंडल में जाकर समाप्त हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि सपोज दैट इन दोनों में से जिस प्लेट का भी घनत्व यानी कि डेंसिटी ज्यादा होगी, जो ज्यादा भारी होगी, वो प्लेट कहां मूवमेंट करेगी, जब ये दोनों प्लेट टकराएंगी तो। ठीक है, उस प्लेट का मूवमेंट कुछ इस प्रकार का होगा, यानी कि वो प्लेट नीचे चली जाएगी जो भारी होगी। ठीक है, और उसके बाद वो दुर्बल मंडल में जाके यानी कि एस्ट्रोनॉस्फेयर में जाकर के लावा के अंदर पिघल करके विलीन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा अभिसारी विवर्तनिकी। अब हम इसको देखते हैं अपसारी विवर्तनिकी। यहां भी सेम कंडीशन ले लीजिए, यहां भी दो प्लेट्स हैं। ठीक है, प्लेट 1 और प्लेट 2, ये कोई सी भी प्लेट हो सकती है। अगर ये प्लेट इस तरफ को फोर्स लगा रही है, ये प्लेट इस तरफ फोर्स लगा रही है। ठीक है, यानी कि दोनों प्लेटें अगर आपस में दूर जा रही हैं। ठीक है, ये वाली प्लेटें क्या थी, पास आ रही थी, ये दूर जा रही हैं, तो यहां बीच में जो जगह बचेगी, ठीक है, यहां बीच में स्थान बचेगा। ठीक है, उसमें घाटियां बनेंगी। ठीक है, समुद्र बनेंगे। ठीक है, महासागर बन जाएंगे, सागर बन जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो इसको हम क्या कहेंगे, मैग्मा के ऊपर चढ़ने के कारण, जैसे जैसे मैग्मा ऊपर जाएगा, फोर्स लगाएगा, वहां से मैग्मा भी निकलेगा। ठीक है, अपसरण होता है जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है, बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है। मैग्मा अंदर से फोर्स लगा रहा है, इसमें दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, प्रसारी स्थान बनता है, यानी कि स्प्रेडिंग साइट, बीच में जो है स्प्रेडिंग साइट बनेगा। ऑलराइट, इस स्थान पर मैग्मा के सतत रिसाव के कारण नई प्लेट का निर्माण होता है, जो कटक के रूप में होता है। ठीक है, यानी कि ये कह रहे हैं कि ये दो प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो यहां जो स्थान बचेगा उसमें मैग्मा निकल करके आ जाएगा और उससे जो तीसरी प्लेट का निर्माण होगा उसको हम कटक कहेंगे। ठीक है, हो गया, इसको कहेंगे अपसारी विवर्तनिकी। बस इतना ही है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 हम देखते हैं। नंबर 3 में भी हम फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये एक प्लेट है। ठीक है, और एक ही प्लेट है, ये बड़ी एक प्लेट है। ठीक है, अब इसमें यहां से फोर्स लग रहा है। अगर ये प्लेट में सपोज दैट ये अगर मार्कर है ना, अब यहां नीचे से अगर फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, आपस में टूट जाएंगे। ठीक है, अब ये प्लेट अगर आपस में टूटती है, ये पूरी एक ही प्लेट है। ठीक है, इसमें अगर फोर्स लगता है कि अगर ये नीचे से फोर्स लग रहा है तो ये ऊपर फोर्स लग रहा है, और इस तरफ की प्लेट में नीचे को लिए फोर्स लग रहा है, यानी कि यहां लावा का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, यहां लावा का दाब ज्यादा है, और इस तरफ की प्लेट नीचे की तरफ आ रही है। तो फिर क्या होगा, इसकी कंडीशन ये बनेगी।
ठीक है, अगले ही मोमेंट में इस प्लेट की कंडीशन ये हो जाएगी, यानी कि एक प्लेट ऊपर की तरफ चलेगी, एक नीचे की तरफ आ गई। इस बल के कारण प्लेट टूट करके आधी धंस जाएगी, आधी ऊपर चली जाएगी। तो जो धंसेगी वो लावा में जाकर के विलीन हो जाएगी। इसको हमने क्या कहा, इसको कहा समानांतर विवर्तनिकी, और इंग्लिश में इसको कहेंगे ट्रांसकरंट टेक्टोनिक। ठीक है, इसको कहेंगे ट्रांसकरंट टेक्टोनिक। इस प्रकार से प्लेटों का टूट जाना ट्रांसकरंट टेक्टोनिक कहा जाता है। अब ये क्यों हो रहा है, प्लेटों का ये तीनों मोमेंट क्यों हो रहा है, मेन चीज ये है। ठीक है, तो प्लेटों का मोमेंट अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण हो रहा है। अब अंतर्जात और बहिर्जात बल क्या है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं। हो गया, चलिए बहुत अच्छे, वेल डन। अब हम अंतर्जात और बहिर्जात बल को समझते हैं कि ये क्या है, क्योंकि ये प्लेटों की जो मूवमेंट हो रहा है वो उसी के कारण हो रहा है ना, अंतर्जात और बहिर्जात बल के कारण। ठीक है, तो देखिए स्थल मंडल क्या है, अनेक प्लेटें हैं, जैसे हम 7 प्लेटें पढ़ चुके हैं, 20 छोटी प्लेटें हैं, उसके अलावा अन्य प्लेट भी हैं। ठीक है, स्थल मंडल अनेक यानी कि भू प्रॉपर्टी अनेक प्लेटों से मिलकर के बनी है। ठीक है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, इन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें गति करती रहती हैं, ये प्लेटें चलायमान है यानी कि गति करती रहती हैं, यानी कि एक वर्ष में कुछ मिलीमीटर के लगभग, यानी कि कुछ एमएम का मतलब होता है, देखिए 1 मीटर में 1000 एमएम होते हैं। ठीक है, और 1 फीट में, अगर आपके पास स्केल हो, मेरी स्केल अभी मिल नहीं रही है, अदरवाइज मैं आपको दिखाता, 1 फीट में 340 एमएम लगभग होते हैं। ठीक है, तो 1 एमएम कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर में 2.5 एमएम होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इतना ही होता है लगभग, आप अपने स्केल पे देखिए। तो कुछ एमएम के लगभग ये प्लेटें हमें पता नहीं चलती। इस जहां अभी हम खड़े हुए हैं, जहां आप खड़े हुए हैं, मैं खड़ा हुआ हूं, ये भी जो प्लेट है ये मूवमेंट कर रही है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये मूवमेंट कर रही है अभी भी। ठीक है, जिससे कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। पहले कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है, या हिंदुस्तानी जो महाद्वीप है वो कहाँ था, साउथ अफ्रीका के पास था। वो मूवमेंट करते 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 आपने पढ़ा होगा, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक में या कई सारी वीडियोस में देखा होगा, यहाँ तक आ गया, और यहाँ आने के बाद वो टकराया, टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और वही प्रक्रिया अभी भी चल रही है। जब जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है, वो गोंडवाना लैंड का जब हिस्सा हुआ करती थी, जब वहां से उसने मूवमेंट किया, तब वो एक वर्ष में 5 सेंटीमीटर लगभग चलती थी। ठीक है, तो अभी भी ये प्लेट 1 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से, यानी कि हिमालय पर्वत जो है वो नवीन वलित पर्वत है, मैंने एक वीडियो में बताया था, पढ़ा था हमने, नवीन वलित पर्वत है, अभी भी उसका उत्थान हो रहा है, यानी कि पर्वत अभी भी, हिमालय पर्वत जो है वो बन रहा है। ऑलराइट, यानी कि अभी भी ऐसे मान के चलिए 1 सेंटीमीटर पर ईयर हिमालय पर्वत बढ़ रहा है। जैसे हम पढ़ते हैं कि जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है K2, नहीं एवरेस्ट, ठीक है, K2 तो हमारे हिंदुस्तान की, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है, वो 8848 मीटर है, 2 मीटर उस पर बर्फ जमी रहती है, यानी कि 8850 मीटर है। अब पर ईयर 1 सेंटीमीटर वो बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगले आने वाले 100 सालों में 100 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। ठीक है, यानी कि अब से 200 साल बाद हिमालय पर्वत की जो एवरेस्ट की ऊंचाई है, अगर इसी स्पीड से बढ़ती रही तो वो 8850 मीटर हो जाएगी, 2 मीटर बर्फ जमी रहेगी, 8852 मीटर उसको कंसीडर किया जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, ठीक है, जिसे स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, तथा ये प्लेटें चलायमान रहती हैं, प्रत्येक वर्ष, मतलब एक वर्ष में कुछ एमएम के लगभग या कुछ मिलीमीटर के लगभग। जो बल, अब देखिए यहां 2 बल लिख लीजिए, ठीक है, कौन कौन से बल हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, या इसे अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल भी कहते हैं। अंतर्जात बल का मतलब है जो बल, ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है, उसे क्या है, उसे अंतर्जात बल कहते हैं, या अंतर्जनित बल कहते हैं, या इंडोजेनिक फोर्स
कहते हैं, ठीक है, अंतर्जात बल कहते हैं। ये मैं थ्योरी क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि अभी हमको आगे इसको पढ़ना है कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल क्या है। बहिर्जात बल भी इसे कहते हैं, बहिर्जनित बल भी इसको कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जो बल पृथ्वी के बाह्य, ठीक है, यानी कि बाहरी ऊपर सरफेस पे जो घटित होता है, यानी कि ठीक है उत्पन्न होता है, उसको क्या है, बाह्य सतह पर उत्पन्न होता है, उसे क्या है, उसे बहिर्जनित बल या बहिर्जात बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन लिख लीजिए। इसको अभी हम देखने वाले हैं कि पृथ्वी की गतियों में कैसे होता है आखिर। चलिए लिख लिया, मैं इसको क्लीन अप कर रहा हूं। देखिए अब हेडिंग डालिए पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति से मतलब है प्लेटों की गति, ठीक है। तो यहां लिख दीजिए प्लेट की गति क्यों हो रही है, इसको देखते हैं हम। इसके दो रीजन हैं, ठीक है, हम तीन रीजन देखेंगे। और बताइए, एक है अंतर्जनित बल या अंतर्जात बल, ठीक है। दूसरा है बहिर्जात बल या बहिर्जनित बल, ठीक है। और एक बीच में हम और देख लें, बृहद संचलन। बृहद संचलन क्या है, देखिए ये बल और ये बल की डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी हुई है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए प्रथम पृष्ठ पर ही दी है, ठीक है। पेज नंबर है इसका 12 हमारी बदलती पृथ्वी, और यही दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने जब मैंने पढ़ी थी तब इसको बढ़िया से अंडरलाइन वगैरह कर लिया था, हाईलाइट कर लिया था। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल क्या है। अब अंतर्जात बल दो प्रकार का है, ठीक है। कौन कौन सा, आकस्मिक बल, ठीक है, और पटल विरूपण बल, ठीक है। सॉरी गाइस, देखिए इसमें अब दो प्रकार का है, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल क्या होता है, ये पर्वत निर्माणकारी बल कहलाता है, ठीक है। इसको हम कहेंगे पर्वत निर्माणकारी, ठीक है, बल। और आकस्मिक बल में कौन कौन से बल होते हैं, ठीक है। आकस्मिक बल में भूकंप, ठीक है, लिखिए भूकंप, ठीक है, ज्वालामुखी, सुनामी, ठीक है। और हम यहां लिख लेंगे भूस्खलन, स्खलन, यहां तक का दिखाई दे रहा है, भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब है, भू का मतलब पृथ्वी यानी कि ऊपरी प्लेट, स्खलन का मतलब है धंसना या उत्थान होना या धंसना, ठीक है। आकस्मिक बल, देखिए ये आकस्मिक का मतलब होता है अचानक से, सडनली जो बल लगते हैं। लावा अंदर से बल लगा रहा है, ऊपर की प्लेट मजबूत है, ठीक है, वहां प्रेशर बनता जा रहा है, जैसे साइकिल का टायर होता है या बाइक का टायर होता है या किसी भी वाहन का टायर होता है, ठीक है। उसके अंदर हवा भरी हुई है, ठीक है। कई बार क्या है, उसमें जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है। वही चीज यहाँ हो रही है, जब अंदर अंतर्जनित बल जो है लावा के कारण ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आकस्मिक बल के कारण वो आकस्मिक हो रहा है, यानी कि अचानक से सडनली हो रहा है। क्या हो रहा है, भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी फट जाते हैं, ठीक है, या सुनामी आ जाती है। जैसे आपने 2004 में जो सुनामी आई थी जिसमें केरल का तट पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, उसको वो किस वजह से आया था, वो भूकंप की वजह से आया था, ठीक है।
उसके बाद भूस्खलन, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो बल होता है पटल विरूपण बल, इसको पर्वत निर्माणकारी बल कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे बहिर्जात बल क्या होते हैं। बहिर्जात बल दो प्रकार के होते हैं, अपक्षय और अपर्दन, ठीक है। अपक्षय और अपर्दन की डेफिनेशन भी अभी हम लिखेंगे, फिलहाल आप ये लिख लीजिए जो मैं लिख रहा हूं, अपक्षय अपर्दन, ठीक है। अपक्षय का मतलब होता है कि कोई भी जैसे हवा के द्वारा या पानी के द्वारा कोई भी सामान, सामान से मेरा कहने का तात्पर्य है मिट्टी, रेत, पत्थर छोटे छोटे या कोई भी कण जो पृथ्वी की सतह पर पड़ा हुआ है वो वहां से हट जाना, सीधा सा मतलब है। यानी कि वो बल जो लग रहा है हवा के कारण, ठीक है, या जल के कारण, नदी के कारण, बहते हुए जल के कारण, उसको अपने स्थान से उठा करके ले जाना और अपर्दित कर देना दूसरे स्थान पर। ये दो प्रकार के बल हैं। तो कौन कौन से हैं देखिए। अपक्षय में क्या होता है, रासायनिक, ठीक है, रासायनिक अपक्षय होता है, ठीक है। रासायनिक होता है, भौतिक होता है और यांत्रिक होता है। भौतिक, यांत्रिक और गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण यहां लगेगा, ठीक है। ये सारे बल क्या है, ये अपक्षय होता है इनसे। इसका मतलब है, ठीक है, अपक्षय चट्टाने एक पदार्थ का, ठीक है, अपक्षय चट्टाने पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या संचलन करना निक्षेपण कहलाता है, ठीक है। अपक्षय और अपर्दन हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। इन बलों के कारण चट्टानों का क्या होता है, विखंडन होता है, ठीक है। चट्टान विखंडन, ठीक है, इससे क्या होता है, चट्टान विखंडन होता है, ठीक है। अपर्दन हो रहा है, अपर्दन कैसे होता है, कटाव और जमाव, ठीक है। कटाव और अपर्दन का मतलब होता है कटाव करना और जमाव, ठीक है। कटाव और जमाव के लिए कौन से बल जिम्मेदार हैं, ठीक है, नदी, ठीक है, प्लस बहता जल प्लस वायु, ठीक है। और क्या है इसके लिए, हिमनद, ठीक है। हिमनद, हमने अभी इसको हिमनद की डिफिनेशन देखेंगे कि हिमनद क्या होते हैं। ये बल इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। प्लेटों की गति इन बलों के कारण हो रही है। ऑलराइट गाइस, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू क्लीन अप इट। वीडियो भी देखिए, अभी क्या है चैप्टर काफी लंबे लंबे आ रहे हैं। वीडियो आई थिंक 40 मिनट से ज्यादा की वीडियो हो गई, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको कुछ सीखना है तो डेफिनेटली आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए मैं सिर्फ इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखवा रहा हूं, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपको समझ ना आए, ठीक है। अब हेडिंग डालिए समवहनीय धारा सिद्धांत। इसी के ऊपर सारा खेल है, जो मैंने अभी तक लिखा वो अब आपको समझ आएगा। लिखिए समवहनीय धारा सिद्धांत, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहेंगे कन्वेक्शन करंट थ्योरी, ठीक है। कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या है असल में, देखिए अगर आप इसका एक प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो मैं आपको बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ। एक इतना बड़ा कोई बर्तन लीजिए जो आपके घर में हो, यानी कि जो भगोना होता है, पतीली होता है, उस टाइप का आप कुछ भी ले सकते हैं। उसमें पानी भरिए, ठीक है। पानी भर गया, अब आप इस प्रकार के, जैसे ये डस्टर है अपना, इस प्रकार के दो लकड़ी के पीस लीजिए और उस पर रख दीजिए। दोनों लकड़ी के पीस को मिला करके रखिए पानी के ऊपर, चिपकाना नहीं है, ऐसे ही सटा करके रख देना है। फिर उसको एक आग पे रखना है और उसके नीचे आग जलाना है। आग जलाने से तात्पर्य है कि जब हम उसमें अग्नि देंगे, अग्नि प्रज्वलित होगी और जैसे जैसे पानी गर्म होगा वैसे वैसे आप क्या देखेंगे कि नीचे से पानी ऊपर आता है उठ करके, और ये प्लेट्स दो हैं दोनों दूर हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज दोनों दूर हो जाएंगी। सेम यही चीज है संवहनीय धारा सिद्धांत। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू एनलाइटन यू बाय एन एग्जाम्पल गाइज। Suppose that this is our crust, all right, consider it just like consider it's a crust, ठीक है। अभी यहां क्या है,
देखिए यहां क्या है, बहुत सारा आवरण में और कोर में क्या चीज है बताइए, लावा। ये क्या है, लावा भरा हुआ है, ठीक है। रेड कलर का होता है, प्रॉपर रेड कलर से बना रहा हूं मैं। ये क्या हो गया, हमारा लावा हो गया भरा हुआ, ठीक है। अब देखिए लावा क्या है, कैसे चलायमान हो रहा है। लावा इस प्रकार से ऊपर को चल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से लावा, क्योंकि सतह का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो अब जब यहां आकर के ये परपटी से टकराया तो फिर लावा क्या हुआ, इधर उल्टे पांव लौट गया। इसी प्रकार से लावा घूम करके आ गया। अगर यहां प्लेट कमजोर मिलती है, ठीक है, तो यहां से प्लेट तोड़ करके लावा ऊपर निकल जाता है, ठीक है, यानी कि मैग्मा। ये क्या है, मैग्मा है, रेड कलर का, ठीक है। ये क्या है, मैग्मा है, ठीक है। इसी बल के कारण हम इसी बल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, ये बल लग रहा है और ये क्या है, परपटी। आप बना लीजिए, ठीक है। परपटी पे बल लगने के कारण ये प्लेट्स टूट जाती हैं और ये मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है। इसी को कहते हैं संवहनीय धारा सिद्धांत। इस बल के कारण घाटी, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत, पठार का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं ज्वालामुखी। अभी हमने लावा को समझ लिया, ज्वालामुखी को हम कैसे समझेंगे। चलिए फटाफट हम ज्वालामुखी को भी समझ लेते हैं। हेडिंग डालिए ज्वालामुखी, मैं फास्ट करने का ट्राई करता हूं। ज्वालामुखी को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्केनो, ठीक है। ज्वालामुखी के बारे में एक दो पॉइंट आप लिख लीजिए, ठीक है। भूपर्पटी पर एक ऐसा खुला छिद्र होता है जिससे, देखिए लावा जैसे अभी अंदर से फोर्स लगा रहा था, वो जहां से टूट करके निकलेगा वहां एक क्रेटर बना देगा, ठीक है, एक गड्ढा बना देगा। वो किस प्रकार का होगा, चलिए देखिए हम समझने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये क्या है, ज्वालामुखी शंकु। ये क्या है, भूपर्पटी। इसके नीचे क्या है, ये आवरण, ठीक है। अब देखिए यहां समझने वाली चीज ये है कि मान लीजिए ये लावा यहां से इस प्रकार से चल रहा है, ऑल राइट गाइस। ऐसे मान लीजिए टेढ़ा बेढ़ा होकर के ये ऊपर जा रहा है लावा। इससे एक धार यहां निकल जाएगी, ठीक है, सपोज दैट यहां खुला मिल गया इसको, ऑल राइट गाइस। उसके बाद एक यहां निकल जाएगा, यहां खुला मिल गया, ये क्या निकल गया, लावा, ठीक है। और उसके बाद ये यहां एक क्रिएटर बनाते हुए ऊपर निकल जाएंगे। इसमें बहुत सारी गैसेस होंगी, ठीक है, इसमें बहुत सारी गैसेस होंगी, जिसमें कि SO2 होगा, ठीक है, CO2 होगा, CO होगा, NO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, हीलियम वगैरह, इसमें से गैसेस और राख पास हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्या है, इसको बोलेंगे निकास बैंड, ठीक है। ये इधर आकर के लावा बाहर तक फैल जाता है, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से लावा बाहर आकर के फैल जाता है, ठीक है। आप इसको बनाते हुए चलिए मेरे साथ साथ। इसको कहा जाएगा मैग्मा कोष्ठ। यहां मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है, तो यहां लिखेंगे इसको मैग्मा कोष्ठ, ठीक है, यहां लिखेंगे इसको मैग्मा कोष्ठ। ये हमने क्या लिखा था, परपटी, ठीक है। ये हमने क्या लिखा था, मेंटल, यानी कि आवरण। ये मेंटल है या आवरण है, ठीक है। और इसको हमने क्या कहा था, ये यहां होगा क्रिएटर, ठीक है। ये क्या है, निकास वेंट, निकास या वेंट, निकास या वेंट। इसमें क्या है, बहुत सारी राख होगी, ठीक है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस का प्रभाव पड़ता है, गैस व राख। यहां वो लिख देंगे गैस व राख, ठीक है। गैसें कौन कौन सी होती हैं, इसमें लिख लीजिए, SO2, CO2 और CONO2H, ये हीलियम वगैरह, ये गैसेस निकलती हैं। और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो ये ज्वालामुखी का एक, यानी कि इसको हम क्या क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ज्वालामुखी शंकु, लिख लीजिए।
ज्वालामुखी शंकु, ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसे कहेंगे ज्वालामुखी शंकु या कोन, ज्वालामुखी शंकु या कोन इसको कहेंगे। इस प्रकार का होता है, यहाँ क्रिएटर होता है जिसमें कि बाद में अगर ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी तीन प्रकार से होता है, एक तो सक्रिय हो गया, ठीक है, एक हो गया सुषुप्त और एक हो गया मृत। मृत ज्वालामुखी जो होता है वहां यहाँ क्रेटर बन जाता है, यानी कि उसमें फिर ऊपर से बरसात का पानी, वर्षा का पानी भर जाता है, ठीक है। तो अब चलिए लिखिए ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी तीन प्रकार का होता है, कौन कौन सा? नंबर एक सक्रिय, ठीक है, नंबर दो सुषुप्त और नंबर तीन मृत। आपको कुछ कुछ ऐसे ही देख करके समझ आ रहा होगा। सक्रिय का मतलब है जो ज्वालामुखी चल रहा है, जिसमें कि लावा का निकलना हो रहा है, उसको हम सक्रिय कहेंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए हम डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं। सुषुप्त का मतलब है वह ज्वालामुखी जिसमें अंदर यहां लावा तो है लेकिन निकल नहीं रहा है। जब नीचे से प्रेशर लगेगा, यानी कि कम दाब के कारण लावा बाहर नहीं निकल पा रहा है। मान लीजिए शंकु में भरा हुआ है लावा, ठीक है, रेडी टू मूव है, लेकिन कम प्रेशर होने के कारण नीचे से प्रेशर नहीं मिल पा रहा है उसको मेंटल से और क्रिस्ट से, तो वो बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन शंकु में है। जब उसको नीचे से प्रेशर मिलेगा वो बाहर निकल आएगा। इस प्रकार के ज्वालामुखी को सुषुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। सक्रिय है तो मतलब वो निकल ही रहा है उसमें, ठीक है। उसके बाद मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी वो होता है, मृत ज्वालामुखी का मतलब है कि ना उसके शंकु में लावा है और ना बाहर निकल रहा है, यानी कि वो बंद हो गया है वहां से, क्योंकि वहां से क्रस्ट का और आवरण का प्रेशर मिल नहीं रहा है तो लावा निकल नहीं रहा है। ये तीन प्रकार के ज्वालामुखी है। उसके बाद हम आगे और आने वाली क्लासेस में और भी पढ़ेंगे, लावा के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। बेसाल्टिक लावा होता है, ठीक है, एडेसाइटिक लावा होता है। इन लावा से क्या क्या बनता है, कौन कौन से इनसे तत्व मिलते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी के प्रकार को पढ़ेंगे, ज्वालामुखी के द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, कैसे कैसे स्ट्रक्चर ज्वालामुखी के द्वारा बनते हैं, ज्वालामुखी के द्वारा ये लावा जो निकला है ये क्या क्या कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भूकंप, उसके बाद अक्षय अपर्दन और बस समुद्री तरंगे। फिर उसके बाद हम क्लासेस को ओवर करने वाले हैं, क्लास को ओवर करने वाले हैं। चलिए मैं इसको क्लीन अप कर रहा हूं, ठीक है। ज्वालामुखी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। देखिए वीडियो अगर आपने यहां तक देख लिया तो डेफिनेटली वीडियो आपके काम की है। ऑलराइट, आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। गर्मी भी मुझे थोड़ा हो रही है, 11:09 हो गए हैं रात के। और चलिए डालिए हेडिंग भूकंप। ठीक है, भूकंप यानी कि अर्थक्वेक, इंग्लिश भी अगर आप इसका लिखना चाहते हो, ज्वालामुखी की वैल्कानो, VALCANO, ठीक है, इसको लिख लीजिए अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक कैसे आता है? देखिए वही है कि जब लावा का प्रेशर बनता है, ठीक है, तो वो अर्थक्वेक किसी न किसी रूप में निकलना ही है, जिसमें कि हमने अभी पढ़ा था आकस्मिक बल में, हमने पढ़ा था उसको, ठीक है। देखिए भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां से भूकंप स्टार्ट होता है, शुरू होता है, यानी कि जहां से प्रारंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। और पृथ्वी के यानी कि भूपर्पटी का वह क्षेत्र जो उसके सबसे नजदीक होता है उसको क्या कहेंगे? एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहेंगे, ठीक है। तो चलिए एक मैं आपको इसका भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना करके दिखाता हूं, अगर मैं बना पाया तो, ठीक है। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। मेरी आर्ट ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा। इस प्रकार का ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर आप भी बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर तो भाई बनाना सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। लाला लाली लाला दोनों, ठीक है। ये क्या है? एक प्लेट का हम साइज ले रहे हैं बस, ऑलराइट। देखिए ज्यादा अच्छी ड्राइंग तो मुझे भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी ये क्या है? ये तरंगे हैं, ठीक है। दीज आर द वेव्स विच इज इंक्रीजिंग फ्रॉम द एपिसेंटर, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से, यानी कि भूकंप अगर यहां से प्रारंभ हुआ, ठीक है। चलिए अब इसके पार्ट्स के नाम भी लिख ही लेते हैं, ठीक है। तो इसको कहेंगे, और थोड़ी सी डिजाइनिंग बना दीजिए, अच्छा लगेगा।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अधिकेंद्र। ठीक है, यानी कि उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र, और ये जो स्थान है ये पृथ्वी के ऊपरी सतह पर है, इसको क्या कहेंगे, अधिकेंद्र या एपिसेंटर, अधिकेंद्र। ठीक है, भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं, यानी कि जहां से भूकंप स्टार्ट हुआ वहां से बाहर की ओर निकलेंगी। ये क्या है, तरंगे। ठीक है, वेव्स हैं। ठीक है, अब ये तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं, जो हमने सभी ने लगभग पढ़ी होंगी, पी वेव, एस वेव और एल वेव। इनको हम अभी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्लेट सेमा। ठीक है, केंद्र, फोकस, चलिए ये बाकी चीजें लिखने की नहीं है। ये एक प्लेट है मान लिया। ठीक है, यहां जहां से भूकंप स्टार्ट हुआ नीचे धरती के अंदर, ठीक है, उसको उद्गम केंद्र कहेंगे। और जहां धरती के ऊपर आकर के उसने सबसे ऊपर हिट किया सबसे पहले, ठीक है, उसको हम अधिकेंद्र कहेंगे। उसके बाद तरंगे पृथ्वी के उस सर्किल के चारों तरफ निकलेंगे। ऑलराइट, चारों ओर निकलेंगे। ठीक है, तो देखिए भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगे यहां लिखिए, भूकंपीय तरंगे। ठीक है, कौन कौन सी हैं, पी, एस, एल। ठीक है, पी वेव, एस वेव, एल वेव, इन्हें कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। ठीक है, तरंगे, इनको कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, इन्हें कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे और इनको कहेंगे पृष्ठीय तरंगे हिंदी में। ठीक है, पृष्ठीय तरंगे। ठीक है, ये 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। अच्छा, यंत्र क्या होता है, इसको मापने के लिए यंत्र भी लिख लीजिए। इसे कहते हैं भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ। ठीक है, इसको कहते हैं भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ। अभी इसको देखिए, दो यंत्र कौन सा है, भूकंप लेखी। ठीक है, जो कि 2 प्रकार का होता है, भूकंप लेखी, सीस्मोग्राफ। ठीक है, ये 2 लोगों ने इसको इजाद किया, अलग अलग 2 लोगों ने इसको बनाया। कौन कौन से हैं, एक तो है रिएक्टर स्केल। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, मर्केली। ठीक है, ये उनके वैज्ञानिक के नाम पर ही लिखा गया है। ठीक है, ये 2, ये पैमाना है। ठीक है, क्या है ये, पैमाना, भूकंप को मापने का पैमाना। ठीक है, यहां हमारा भूकंप भी खत्म होता है, भूकंप नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अपक्षय और अपर्दन। तो चलिए अपक्षय और अपर्दन को मैं थोड़ा सा ऐसे ही समझा देता हूं। डेफिनेशन इसकी क्या है, अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा, ठीक है, दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने को, यानी कि जो शैल हैं उसके टूटने को अपक्षय कहते हैं। ठीक है, भू दृश्य पर जल, पवन एवं हिम नदियों के द्वारा विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। अपक्षय पढ़ा हमने, फिर अपर्दन पढ़ा। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ठीक है, अब अपक्षय और अपर्दन 3 प्रकार का, जैसे हमने लिखा था, भौतिक अपक्षय, ठीक है, उसके बाद रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। तो ये अपक्षय हो गया, अपर्दन हो गया। ठीक है, आई डोंट थिंक कि ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना है, इसको लिख लीजिए गाइस। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं नदी के कार्य, नदी के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां और नदी के कार्य क्या हैं। नदी के कार्य तो हम सभी जानते हैं कि नदियों से हमें जल उपलब्ध होता है, नदियों से हम सिंचाई करते हैं। नदियों के द्वारा जब बाढ़ आती है, बाढ़ में बहुत से लोगों का नुकसान भी होता है, लेकिन बाढ़ से कुछ फायदे भी हैं बाढ़ आने के। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डाल दीजिए। जैसे फायदे क्या है कि फायदे हम कंसीडर कर सकते हैं कि जब नदियों के द्वारा बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्रों से जो तत्व बहा करके लाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा
खनिज तत्व जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। जब वो बाढ़ के द्वारा मैदानों में बिछा दिए जाते हैं तो उससे उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है और फसलें अच्छी होती हैं। उसके अलावा मिट्टी को क्या है, भरपूर पानी मिलता रहता है तो नमी बनी रहती है। ठीक है, नदियों के कार्य। ठीक है, नदी के जल को दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। नदी के जल से दृश्य, ठीक है, भूमि का अपर्दन होता है जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, तब जल प्रपात या झरना बनता है। इसका मतलब है कि नदी पर्वतों से आ रही है या पठार से आ रही है, और जब नदी अचानक से एकदम खड़ी ढाल वाले स्थान पे गिर जाए तो वहां पे गॉर्ज बनेगा। ठीक है, गड्ढा बनेगा, उसको हम जलप्रपात कहते हैं। नीचे जो बनी है स्थलाकृति उसको गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, और नदियों से क्या क्या होता है, नदियों की स्थलाकृतियों को हम लिखेंगे बाढ़कृत मैदान। लिखिए, बाढ़कृत मैदान बनते हैं। ठीक है, और क्या क्या बनता है, चाप झील बनती है, विसर्प बनते हैं, चाप झील बनते हैं, विसर्प बनते हैं और तटबंध बनते हैं। ये नदियों के द्वारा बनाई गई विभिन्न स्थलाकृतियां हैं। अभी देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए ये एक नदी आ रही है, ठीक है, ये एक नदी है, इसमें क्या है, जल प्रवाहित हो रहा है। ऑलराइट गाइस, ये नदी है। ठीक है, अब ये नदी क्या है, ये मैदानी क्षेत्रों में आने के बाद नदी की ये कंडीशन होती है। ठीक है, नदियों के द्वारा यहां ये क्या बना दिया गया, तटबंध। ठीक है, अगर आपने नदी में कभी गए होंगे, नदी देखा होगा कि नदी एक पाथ में बह रही है और उसके साइड में बहुत ऊंची ऊंची दो दीवार जैसी बनी होती हैं, वो तटबंध होते हैं। ठीक है, नदी क्या है, सपोज दैट ये यहां से बह रही है। ठीक है, नदी पहले कभी यहां से बह रही होगी, ऐसे करके मान के चलते हैं। ठीक है, कंसीडर कीजिए। तो नदी के द्वारा साइड में कुछ इस प्रकार की एक स्थलाकृति बना दी जाती है। ये ठीक नहीं बनी, मैं दोबारा से बनाता हूं। ठीक है, कुछ इस प्रकार की स्थलाकृति नदी बना देती है, इसमें पानी भरा रहता है। ठीक है, ये साइड में हो गया, ये साइड में हो जाता है, इसको कहते हैं चाप झील। ठीक है, इसको कहेंगे चाप झील। और नदी क्या है, इन स्थानों पर जब बाढ़ का पानी आता है तो इन स्थानों पर नदी क्या करती है, जमाव करती है। ठीक है, और इसको अगर ये बहुत आगे तक भी आ जाता है तो कोई बात नहीं, इसको हम कहेंगे विसर्प। ठीक है, ये जो ऐसे लहरा रही है नदी, इसको कहेंगे विसर्प। ठीक है, इसको कहते हैं हम विसर्प। तो चलिए, ये इतना हो गया नदी के कार्य। ठीक है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर, ठीक है, इस प्रकार से बहने लगती है। ठीक है, नदी के इन्हीं मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इनको क्या कहेंगे, हम विसर्प कहेंगे। जैसे मैंने यहां एक आपको समझा करके दिखाया, इसको हम क्या कहेंगे, विसर्प कहेंगे। ठीक है, विसर्प कहते हैं नदी के उत्थित तटों को, जो तट दोनों तरफ जो बनते हैं उनको तटबंध कहते हैं। ठीक है, नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें वितरिका कहते हैं। आगे जाने के बाद जब नदी किसी भी, ठीक है, उसमें गिरती है, चाहे वो बंगाल के बे ऑफ बंगाल में गिरे या फिर चाहे वो पूर्वी तट पे गिरे या पश्चिमी तट पे गिरे, जब वो बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाती है तब उसको क्या है, वितरिका कहते हैं। या नदी कहीं से भी विभाजित होती है, इसके साइड में अगर छोटी नदियां मान लीजिए इधर ही निकल गई एक नदी, तो ये क्या है, वितरिका हो गई। यहां आते आते ये इस तरफ नदी निकल गई, आगे ढाल मिल गया उसको, ढलान मिल गया, वो निकल गई, तो उसको क्या कहेंगे, हम वितरिका कहेंगे। सबसे लास्ट और देखें, समुद्री तरंग के कार्य। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए, समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के कार्य। गाइस देखिए, आज की वीडियो में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, बाहर थोड़ा सा ये खुला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कुछ बाहर डॉगी वगैरह हैं या आस पड़ोस वालों के पड़ोस के डॉगी हैं, तो थोड़ा सा हल्ला उल्ला करते रहते हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, आई नो दैट, बट थोड़ा सा मैनेज कीजिए। ठीक है,
जितना हो सकता है पॉसिबल मैं चीज़ों को अच्छा करने का ट्राई करता हूँ, अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। रेदर अगर बाई मिस्टेक फिर भी हो रहा है तो वो कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए मेरे बस से बाहर है, इसलिए मैं उसको सही नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको सही करने का, क्या हो जाए तो बेहतर है। ठीक है, अब डॉगी का क्या करें, मुंह तो बंद नहीं कर सकते, बोल जाता है कभी कभी, आ जाती होगी थोड़ी बहुत नॉइस। ठीक है, देखिए ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, मैं आपको एनसीईआरटी से दिखा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो करने से कोई फायदा नहीं है। ये जो मैं इस तरह करती हैं आपको बना करके दिखाई। देखिए गाइस, जो चीज़ मुझे एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट लगती है ना, वो मैं यहाँ से काट करके नोट्स में लगा दिया था उस टाइम जब मैंने स्टडी की थी। ठीक है, तो आप भी अगर ऐसे चाहें जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है लगा सकते हैं। ठीक है, समुद्री तरंग के कार्य। अभी देखिए इस प्रकार से, जब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जो इसमें दिया हुआ है, ये एक स्थान है। ठीक है, इसमें क्या है, जल भरा हुआ है, पानी। ठीक है, उसके बाद ये इस प्रकार की कुछ स्थलाकृतियां उसमें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, चलिए देखिए, बाकी इसमें क्या है, समुद्र है, ये पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थलाकृतियों को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे तटीय मेहराब। ठीक है, ये पूरा काला हो रखा है, ये मतलब जल के तरंगों के कारण, यानी कि लहरों के टकराव के कारण ये टूट गया है। तो सबसे पहले अगर ऐसा होता है तो इसे समुद्री गुफा कहेंगे, यानी कि इस प्रकार से कट जाता है। कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा, उसमें कुछ मछलियां वगैरह या कुछ समुद्री जीव बैठ जाते हैं जाकर के, इसको क्या कहेंगे, समुद्री गुफा। ये समुद्री गुफा लिखा है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, इसको क्या कहेंगे, स्टैक। देखिए अब समझिए इसको, पहले समुद्री गुफा होती है, जब समुद्री गुफा में तरंगे लगातार लग रही हैं 100 साल, 1000 साल, 2000 साल, 50,000 साल, लाखों साल तक, तो फिर इस प्रकार से जो वहां चट्टानें होती हैं वो भी टूटने लगती हैं। उस प्रकार से बनी हुई आकृति को क्या कहेंगे, तटीय मेहराब कहेंगे। और जब ये ज्यादा टूट जाती है तो इस प्रकार का स्टैक रह जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब ये भी टूट करके समुद्र के जल में विलीन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया दरार, समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक, समुद्री भृगु। ठीक है, समुद्री चबूतरा। ठीक है, कुछ जगह पे इस प्रकार की आकृति बनी हुई होती है ऐसे। ठीक है, ये खास तौर पे जब जहां समुद्र स्टार्ट होता है, जो सी होते हैं वहां होती है, इसे कहेंगे समुद्री चबूतरा। इसे कहेंगे समुद्री चबूतरा। ये चीज हो गई। ठीक है, उसके बाद हिमनद, हिमनदी के कार्य यहां लिख लीजिए, हैशटैग हिम नदी। ठीक है, हिम का मतलब होता है बर्फ, नदी का मतलब होता है बर्फ की नदी। ठीक है, खासतौर पे ये ग्लेशियर्स पे होती है या पर्वतीय इलाकों में होती है। हिम नदी का क्या कार्य है कि जब बर्फ, स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरता है, यानी कि हिम जब गिरता है तो वहां जम जाता है। फिर जब वो जैसे जैसे मैदानों में गर्मी बढ़ती है, वहां भी थोड़ी गर्मी बढ़ती है, उसके साथ साथ वो पानी पिघलता है, वही नदियों में आता है पानी, और वो अपने साथ साथ बहुत से नीचे से मलबा उठा करके लाता है, चाहे वो रेत के कण हो, मिट्टी हो, या जो भी चीज वहां होती है, मोटे मोटे पत्थर भी वो पानी अपने साथ बहा करके ले आता है। ये हिमनद के कार्य हैं। उसके बाद पवन के कार्य क्या है, जब पवन, यानी कि रेगिस्तान इलाकों में, नीचे लिख लीजिए एक और पवन के कार्य, हिमनद के कार्य मैंने क्या बता दिया आपको। उसके बाद पवन के कार्य, देखिए पवन के क्या कार्य हैं जब हम देखेंगे रेगिस्तानी इलाके में। ठीक है, तो पवन क्या है, अपने साथ बहुत सारे धूल के कणों को एक स्थान से उठा करके, यानी कि उसको अपर्दित कर देती है और निक्षेपित कर देती है। एक स्थान से उठाएगी, दूसरे स्थान पे ले जाकर के पवन उनके डंप लगा देगी। तो वो जो डंप लगेंगे ना, इस प्रकार के ऐसे ऐसे डंप लग जाते हैं, मान लिया। ठीक है, ऐसे करके लहरें उसमें बन जाती हैं, कहीं कहीं देखा होगा आपने वीडियोस वगैरह में। ठीक है, तो वो उसको क्या कहेंगे, बालू टिब्बा कहेंगे। ठीक है, बालू, इस आकृति को बालू टिब्बा कहेंगे। जैसे काका का एक गाना है, अगर आप काका के सॉन्ग देखते होंगे, मिट्टी ते टिब्बे। ठीक है, मिट्टी ते टिब्बे उसका सॉन्ग है, उसका वही मतलब है, मिट्टी के टिब्बे यही हो जाते हैं। इसके आगे पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एनसीईआरटी हमें फिलहाल यहीं तक इजाजत दे रही है।
और मैं भी आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा। अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि आपने कहां तक वीडियो देखी है, ठीक है। और अंततः मैं फिर वही कहना चाहूंगा कि आपको मुझे थोड़े आपके मोटिवेशन की जरूरत है, आपको मेरे मोटिवेशन की जरूरत है, मुझे आपके मोटिवेशन की जरूरत है। मिलजुल के काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और ट्राई करूंगा मैं कि कंटिन्यू वीडियोस रखूं। मैं एक बार वीडियो को चेक करता हूं कि इसकी वॉइस कैसी है, क्योंकि बाहर से मैं जानता हूं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, ठीक है। मैं इस चीज़ को बहुत जल्द से जल्द सही करने का ट्राई करूंगा और अगली वीडियो में हो सकता है ये चीज़ ठीक भी हो जाए। तो चलिए, आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों के ये काम की वीडियो उनको पक्का शेयर कीजिए, ठीक है। और अंततः चलिए, आपसे विदा लेने का समय आ गया है। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।